वेलकम टू यूनिट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगले 2 महीने में पूरी तरह मेहनत करूंगा, डबल मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा ये चैनल बेहतर चले। और अगर वो उस पूरी एंडेवर में असफल होता हूं तो 2 महीने बाद 5 अगस्त के फाइट के बाद शायद मैं बंद कर दूं। पर मैंने ये कभी नहीं कहा था कि अगले आने वाले 2 महीनों में मैं अपने कुछ सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब कभी आप वीडियो देख के उठें तो आपके पास नॉलेज पहले से बेहतर होना चाहिए। तो ये वीडियो भी उसी सिद्धांत को दिमाग में रखते हुए ही बनाया गया है। ठीक है, अगले कुछ मिनटों में थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छी खबर सुनने के लिए, मतलब एक्चुअली डिटेल्ड खबर जिसमें मेहनत की गई है उसको सुनने के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ता, तो इतना तो सीखो। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने कमेंट किया, दोस्त तुम लोगों की वजह से ही तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इतने समय से। मैं चैनल बंद करूंगा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं जाने वाला हूँ, राइट। मुझे लगभग सभी के नाम याद है, तुम सबके, राइट। तुम्हारे पास मेरा नंबर रहेगा, तुम हमेशा संपर्क कर सकते हो मेरे से, ठीक है। ये चैनल नहीं रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं रहूँगा, ये हमारा रिश्ता नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है। UFC के रिजल्ट जो हैं, वैसे तो 15-20 दिन पहले आ गए थे रिजल्ट, बोले तो उनकी कमाई के जो रिजल्ट है वो 15-20 दिन पहले आ गए थे। बट अभी जो डिटेल्स आई हैं, कहने का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है और बाकी सारी जो इनकम की डिटेल्स आई हैं वो अब ज़्यादा क्लियर है, इसलिए मैंने तब वीडियो नहीं बनाया पर अब बना रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि UFC की पहली बात तो ये मर्जर का जो डिटेल जो भी थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो बताऊंगा आपको। उसके अलावा फिर मैं आपको बताऊंगा कि UFC की कमाई कितनी है, WWE की कमाई कितनी है, UFC की कमाई में दूसरी किन किन चीज़ों का हिस्सा कितना बड़ा है, WWE की कमाई में किन किन चीज़ों का हिस्सा कितना बड़ा है। अब इन दोनों कंपनी के बारे में बात करना पड़ेगा क्योंकि दोनों कंपनियां अब एक हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि UFC कितना पैसा दे रही है अपने फाइटर्स को, WWE कितना पैसा फाइट दे रही है अपने फाइटर्स को। इन सब चीज़ों के बारे में बताने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या विचार है। दोस्त मेरे बारे में जहाँ तक है ना, ये बात तो मान के चलो, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत असफलताएं देखी हैं और सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। मैं जब कॉलेज से निकला था ना तो सिद्धांतवादी लौंडा था, किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, नौकरी वोकरी सब थी मेरे पास। धीरे धीरे सब चला गया और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करते चला गया। पर कुछ सिद्धांत हैं जिनसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनमें से एक ये है कि मैं कभी किसी से जात और धर्म के नाम पे कभी किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा और उस आदमी की मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है जो ऐसा करता है। मुझे पता है इस वजह से मेरे कई सब्सक्राइबर चले जाते हैं, जाएं, मेरे बाप का नहीं जाता कुछ। दूसरी बात, मैं हमेशा कमज़ोर के साथ खड़ा रहूंगा। जब UFC जैसी बड़ी कंपनी के सामने कोई छोटा सा फाइटर रेबेल करेगा ना तो मैं हमेशा उस फाइटर के पक्ष में रहूंगा। खैर ये बकचोदी खत्म करते हैं, एक्चुअल वीडियो चालू करते हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा तो बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं आपको इंडियन INR में भी कन्वर्ट करके बता दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना। आपको नंबर समझने हैं, आप इस पूरे गेम को तभी समझ पाएंगे जब इसकी इकोनॉमी को समझेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट प्लीज़ बेयर विथ मी, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं UFC और WWE का जो मर्जर है। पहले किसी ने कहा कि $15 बिलियन का है, फिर $18 बिलियन का है, पर जो एक्चुअल वैल्यूएशन जो फाइनल आया है उसके हिसाब से ये जो मर्जर है टोटल $21 बिलियन का है। अब ये जो कंपनी अभी तक UFC थी, आप समझना एंडेवर के अंदर आती थी, है ना। अब एक कंपनी नई बनाई जाएगी UFC और WWE को मिला के, और इस कंपनी का नाम होगा TKO के नाम से लिस्टेड हो गई है मार्केट में। वैसे WWE के बारे में भी मैं आपको बात करूंगा, पर UFC की कमाई का सबसे मतलब एक्चुअली जो एक्स्ट्रा इनकम आई है वो आई है UFC को एक्स्ट्रा इनकम। मेन इनकम के बारे में मैं आपको बात करूंगा, पर जो एक्स्ट्रा इनकम आप समझ लीजिए, यानी कि जो एडेड बेनिफिट है वो UFC में आए हैं। जो वेन्यू फीस है ना, पर्थ से, सिंगापुर से, अबू धाबी से और यूटा से, याद है यूटा में सबको ऊंचाई में जाने की वजह से सबका कार्डियो कम हो रहा था, याद है, सारी की सारी फाइट जो है कार्डियो डिस्टर्ब कर रहा था। लियोन एडवर्ड्स ने कहा कि उसके कार्डियो में भी दिक्कत थी क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। फिर भी यूटा में अभी देख रहे हो BMF फाइट शायद यूटा में होने वाली है। दुनिया भर की सारी इंपॉर्टेंट फाइट जो हैं वो इकट्ठी करके यूटा में डाली जाएंगी। ऐसा क्यों है? एलिवेशन की वजह से जब
फाइट दिक्कत होती है, कार्डियो कम होता है और फाइट उतनी एक्साइटिंग नहीं होती है, तो ऐसा क्यों है कि यूटा में फाइट सेट करी जा रही है? कारण सिंपल है, यूटा जो है वेन्यू फीस ज़्यादा देता है, इसीलिए फाइट यूटा में सेट करी जा रही है, ठीक है ना। तो जो वेन्यू फीस है ये पैंडमिक के पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, उल्टा वेन्यू फीस वैसे अभी भी 70-80% ऐसा होता है कि वेन्यू को फीस जो है यूएफसी देता है, बट कभी कभी ये होता है कि वेन्यू फीस यूएफसी को देता है ताकि आप हमारे यहाँ आके इवेंट करें। तो वेन्यू फीस जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैंने आपको पहले बता दी। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो नई कंपनी है ना, WWE और UFC दोनों मिला के, इनकी टोटल इनकम है $2.4 बिलियन। $2.4 बिलियन को आप कैसे समझेंगे? $2.4 बिलियन बोले तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए। मैं आपको बता दूं क्रिकेट के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, फिर भी 20,000 करोड़ रुपए। इसमें $1.1 बिलियन जो है कमाई UFC की है और $1.3 बिलियन कमाई, यहाँ पे लिखा है आंकड़े है ना, मोस्टली मैं सामने लिखे होते हैं बट मेरा लैपटॉप उतना चल नहीं पा रहा है, बंद हो जाता है, इसलिए मैंने ये दूसरा लैपटॉप में खोल के रखा है। तो $1.1 बिलियन जो हैं वो कमाई है UFC की, $1.3 बिलियन जो है वो कमाई है WWE की। अब मैं बताता हूँ कि इस कमाई में सबसे ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ का है, ठीक है ना। सबसे पहले UFC की बात कर लेते हैं। एक्चुअली उसका रेवेन्यू कम है बट एक्चुअल कमाई ज़्यादा है। सॉरी, मैंने आपको रेवेन्यू मैं फिर से बता देता हूँ। UFC का रेवेन्यू है, कमाई नहीं, रेवेन्यू है $1.1 बिलियन और WWE का रेवेन्यू है $1.3 बिलियन। अब मैं उनके बताता हूँ कि कहाँ से आएंगे वो कमाई, ठीक है ना। सबसे पहले आप UFC की बात कर लेते हैं। UFC में जो है $810 मिलियन, 71% जो इनकम है वो मीडिया राइट्स से आई है। मीडिया राइट्स बोले तो अमेरिका में ESPN है, इंडिया में 10-2 है, पाकिस्तान में कुछ और होगा, बांग्लादेश में कुछ और होगा। ये जो मीडिया राइट्स हैं इनसे $810 मिलियन आए हैं, जो कि उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है, 71%। $148 मिलियन, 810 मिलियन बोले तो 8×64 यानी कि 6,600 करोड़ रुपए। 148 मिलियन यानी कि 13% जो है वो स्पॉन्सरशिप से आया। स्पॉन्सरशिप में दो बड़े हैं। आपका पहला तो वो जो कोल्ड ड्रिंक आती है मॉन्स्टर, वो है, सॉरी एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं, एनर्जी ड्रिंक है जो मॉन्स्टर वो है, और वैनम जो गियर है उसकी आते कमाई है ना। और 126 मिलियन जो है वो गेट से आया है, यानी कि जब आते हैं और आप फीस देते हैं कोई भी इवेंट को देखने की, टिकट का पैसा जो है उससे 126 मिलियन यानी कि 12×72, 12×7=84, 12×8=96, 960 करोड़ रुपए, ठीक। और जो दूसरे छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं जैसे कि आपका फाइट पास है और दूसरे जो UFC खुद बेचती है, UFC के जो आपके परफॉर्मेंस सेंटर होते हैं वहाँ पे जाके अगर आप वो करते हो और उनकी जो फीस है उससे $57 मिलियन के आसपास ही कमाई है। $57 मिलियन को अगर 60 में है तो 8×8=48, 480 करोड़ रुपए। गॉट इट। अब हम WWE की बात करते हैं। WWE की कमाई जो है वो UFC से 2.2 बिलियन डॉलर ज़्यादा है, यानी कि लगभग 1,600 करोड़ रुपए ज़्यादा है, ठीक है ना। उसमें जो सबसे ज़्यादा उसका है 975 मिलियन यानी कि लगभग 8,000 करोड़ जो आ रहा है WWE को, वो मीडिया राइट से आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 10-2 है ना, और दुनिया में और कहीं कहीं जिस भी चीज़ में जाता। फॉलोड बाय द लाइव इवेंट जो है वो WWE के 130 मिलियन डॉलर्स के आसपास हैं, और स्पॉन्सरशिप से WWE को 65 मिलियन हो रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? स्पॉन्सरशिप से UFC को डबल है। लाइव गेट्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइव गेट जो है एक्चुअली UFC का ज़्यादा होना चाहिए था, बट उससे ज़्यादा है WWE का, तो ये बताता है कि WWE बहुत फेमस है। अब बात करते हैं दोनों के फायदे की, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया $1.1 बिलियन UFC की टोटल रेवेन्यू है और $1.3 बिलियन WWE का टोटल रेवेन्यू। बट फर्क यहाँ पे है कि 1.1 बिलियन रेवेन्यू के बाद भी 628 मिलियन यानी कि लगभग 60% प्योर प्रॉफिट है UFC का। 628 मिलियन यानी कि लगभग
5,000 करोड़ का प्योर प्रॉफिट है यूएफसी को। और WWE को टोटल जो प्योर प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो है लगभग 389 यानी कि 3,200 या 3,100 करोड़ रुपए, इतना प्रॉफिट है। यानी कि यूएफसी का रेवेन्यू जरूर कम है बट मार्जिन ज़्यादा है। मार्जिन ज़्यादा क्या हो मैं आपको समझाऊंगा, मार्जिन का गेम क्या है, ठीक है। अब मार्जिन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक सीरियसली शर्म की बात है बट यूएफसी के जो जो डब्ल्यू के जो फाइटर्स है ना, उनको यूएफसी से ज़्यादा पैसा मिलता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डब्ल्यू के फेक फाइटिंग के लिए, और उसकी ऐसा नहीं, मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल रिस्क लेते हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं और बहुत सारी इंजरीज भी उनको होती हैं। उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बट एक प्रकार से फेक फाइटिंग ही है, वो स्क्रिप्टेड है। उसकी कमाई उन लोगों को WWE अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा देती है और यूएफसी अपने एक्चुअल फाइटर्स को जो एक्चुअल रिस्क लेते हैं और जो एक्चुअल फाइट करते हैं ना वो कम लेते हैं। एक आंकड़ा आपके दिमाग में हमेशा आता है कि यूएफसी अपने फाइटर्स को ना अपने टोटल कमाई का 18% पे करता है। वो आंकड़ा 4 साल पुराना है। मैं आपको पिछले साल का आंकड़ा बताता हूँ। पिछले साल यूएफसी ने टोटल जो का दिया था वो लगभग 178.8 मिलियन डॉलर्स दिया था। मैं इसको कैसे कहूँ कि 17 दूनी 34, 34 दूनी 68 और 68 दूनी 126, यानी कि लगभग 126 बोले तो 1200-1300 करोड़ रुपए जो है यूएफसी ने दिया था अपने फाइटर्स को। यार मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैथ्स मेरी अच्छी है बट मैं हिंदी में ही गुणा भाग करता हूँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। तो 2016 का आंकड़ा 18% था। पिछले साल का आंकड़ा जो है वो 178 मिलियन है जो कि 17.5% है। और इस साल का आंकड़ा पता है आपको क्या है? इस साल का आंकड़ा है 16.5%। यानी 2016 में 18% के आसपास फाइटर्स को जाता था, 2021 आते आते तक 17.5 जाने लगा और अब 16.5, 16.5%। तो जैसे जैसे फाइटर्स की इनकम कम होगी यूएफसी का मार्जिन बढ़ते जाएगा। तभी मेरे लाल यूएफसी WWE से कम कमाई के बावजूद भी, टोटल रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी कमाई जाता है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं आपको एक्चुअल हरामखोरी जो है वो क्या है। मैंने अभी आपको बताया है कि रेवेन्यू बढ़ गया यूएफसी का, फाइटर पे बढ़ी क्या? आपने देखा कि एक्चुअली फाइटर पे कम हो गई। अब ये कंपनी दोनों एक हो गई हैं, WWE और यूएफसी। इनका लेवरेज जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या लेवरेज ज़्यादा होने की वजह से फाइटर्स की कमाई बढ़ेगी क्या? पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लेवरेज ज़्यादा कैसे हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूएफसी इंडिया में आती थी और बोलती थी कि हमको अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देने हैं, तो बहुत सारी कंपनियां बिडिंग करती थी और बिडिंग करने के बाद जिस भी कंपनी को जो भी कुछ मिलता था, राइट, जिस भी कंपनी की बिड ज़्यादा थी उसको वो राइट्स मिल जाते थे, सिंपल। पर अभी तक WWE क्या बेच रहा था? अपने ही प्रोडक्ट, WWE स्मैकडाउन और रॉ। उसके अलावा भी शायद WWE का कुछ होगा, तो आई डोंट नो। अब आप समझना कि अब अगर ये कंपनी जो TKO है, जो नई कंपनी है, वो अगर राइट्स के लिए इंडिया में आएगी तो बोलेगी हम WWE के अकेले नहीं दे। वैसे तो अभी दोनों 10 के पास हैं, मेरे ख्याल से WWE भी उसी में आता है और UFC भी उसी में आता है। पर अगली बार जब भी रीनिगोशिएट होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, मेरे ख्याल से 2025 में या 2024 के एंड में खत्म होगा, तो जब कभी रीनिगोशिएट होगा ना, तो ये कंपनियों के पास लेवरेज ज़्यादा कैसे होगा TKO के पास? वो बोलेगी या तो हम WWE UFC दोनों देंगे या दोनों नहीं देंगे। और जब ये दोनों एक साथ हैं तो तुमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। गॉट इट? आप ऐसा नहीं हो सकते भाई हमको UFC दे दो यार, बहुत देखने वाले हैं। वैसे तो WWE बोलेंगे WWE दे दो, UFC रख लो तुम। बट अब वो बोलेंगे कि हम लेना है तो दोनों लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसे लेवरेज ज़्यादा। यार लेवरेज ज़्यादा का क्या मतलब है? सिंपल, लेवरेज ज़्यादा है तो कमाई ज़्यादा होगी, और कमाई ज़्यादा होने से क्या फाइटर्स को ज़्यादा पे मिलेगी? अब भी आपने देखा कमाई ज़्यादा हुई, फाइटर्स को एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला। आर.ई. इमैनुअल की बात कर लेते हैं। वैसे आर.ई. इमैनुअल मेरा मानना है कि कमीना आदमी है, बट राम इमैनुअल उससे भी ज़्यादा हरामखोर आदमी है। खैर राम इमैनुअल की बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब उसके बारे में जानते नहीं है, बट जो भी लोग अमेरिका के पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, राम इमैनुअल और शिकागो करके सर्च करना,
है ना। वैसे एक समय ना बराक ओबामा का पालतू कुत्ता हुआ करता था राम एमानुएल, और अब बराक ओबामा जिसको बोलता था कि भौंक तो राम एमानुएल उसके ऊपर भौंकता था, बराक ओबामा जिसको बोलता था कि काट तो राम एमानुएल उसको काटता था। वो राम एमानुएल जो है पॉलिटिकल एनिमल है। खैर उसकी बात कभी और करेंगे। अभी आरी एमानुएल की बात करते हैं। आरी एमानुएल को टोटल कितना पैसा मिला है? $180 मिलियन। ये आंकड़ा थोड़ा सा याद है, मैं अगर वीडियो में पीछे जाओगे तो आरी एमानुएल को जितना मिला है ना, उतना सारे फाइटर्स को मिला है। यानी कि एक एग्जीक्यूटिव को जितना मिला है 800 मिलियन, उस लगभग $200 मिलियन, उतना ही 500 फाइटर्स को मिला है। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई यार ये तो ऐसा नहीं है ना, दूसरी कंपनियां भी तो कमीनापन करती हैं। मैं आपको दूसरी कंपनियों से कंपेयर करके दिखाता हूँ। मैं बेलाटोर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वन चैंपियनशिप से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यूएफसी की जानते हैं, तो मैं यूएफसी के बराबर के लेवल के प्रमोटर से कंपेयर करूंगा उनको। ठीक है ना। यूएफसी के बराबर के लेवल के जो प्रमोटर हैं, जो रेवेन्यू के मामले में उतनी ही बड़ी फाइट प्रमोट करते हैं जितना यूएफसी है, तो मैं उनकी थोड़ी बता दूंगा, ध्यान से सुनना और कमीनापन समझना। टॉप रैंक का जो अभी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 689 के आसपास मिलियन जो है वो पैट है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यूएफसी का। ध्यान रखना वो पॉइंट। WWE का भी अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि WWE का कंपटीशन जो AEW है उससे WWE अभी बहुत आगे है। कभी बढ़ा कंपटीशन तो बात करेंगे, बट अभी तो WWE बहुत आगे। तो UFC का याद रखना, लगभग 700 का आंकड़ा लेके चलते हैं, $700 मिलियन पैट पी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलते बोलते थक गया यार मैं। एनीवेज, तो सबसे पहली बात जो करते हैं वो करते हैं टॉप रैंक की। टॉप रैंक, वैसे टॉप रैंक का जो CEO है ना, वो भी उतना ही कमीना है जितना एंडेवर का CEO है। टॉप रैंक की कमाई है $60 मिलियन। अब आपको लगेगा कि $60 मिलियन की कमाई है तो टोटल इनका जो रेवेन्यू होगा वो कम होगा। नहीं, टॉप रैंक का रेवेन्यू एक्चुअली अच्छा खासा है, कुछ मामलों में UFC से जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि फिर कमाई क्यों कम है। डोजोन की कमाई है $40 मिलियन, और मैच रूम, एडी हर्न वाला जो मैच रूम है उसकी कमाई है लगभग 45 से $48 मिलियन। ऐसा क्यों है कि इनका, और ऐसा नहीं है, ये इतनी बड़ी बड़ी फाइट प्रमोट की है ना कि एक एक फाइट में $100 मिलियन आया है कई बार। तो ऐसा क्यों है कि इनकी कमाई ज़्यादा है बट एक्चुअली पैट बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है? क्योंकि दोस्त ये अपनी कमाई का 80% अपने फाइटर्स को देते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कमीने नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कानून ये कहता है कि ये नहीं कर सकते। मोहम्मद अली एक्ट जो है वो ये कहता है कि फाइटिंग का जो मेजर परसेंटेज है लगभग 80% के आसपास वो फाइटर्स को जाएगा, जो कमाई है उसका। इसीलिए अब एंड में तो आप समझे, कमाई का पूरा गेम समझ लिया ना। 18 मिनट बकचोदी हो गई इस गेम के चक्कर में। अभी तक जो भी वीडियो में रुका हुआ ना, थैंक यू सो मच दोस्त, और तुम्हारे लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। एनीवेज, अब एंड में बात करते हैं, एक और कमीनापन हुआ है पिछले 2 महीने में इन गानों के जाने के बाद, और वो है कमीनापन कॉन्ट्रैक्ट पे। UFC के जो नए कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका सनसेट क्लॉज, पहले क्या हो रहा था, UFC के कॉन्ट्रैक्ट में सनसेट क्लॉज नहीं हुआ करता था। सिंपल है, आपको 3 फाइट देंगे, आप मान लो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपको हर साल 3 फाइट दी जाएगी, और अगर आप फाइट लेते हैं तो ठीक है, अगर आप फाइट नहीं लेते हैं, पहली बात तो अगर 3 फाइट अगर UFC नहीं देता है तो उसको पे करना पड़ेगा, जैसे कि इन गानों के साथ किया, ठीक है ना। वो नहीं दे रहे थे उसको 3 फाइट, वो सिर्फ पे कर रहे थे उसको, एक एक फाइट दे रहे थे। अब अगर UFC 3 फाइट देता है और आप उससे इनकार कर देते हो, तो जैसे ही आप इनकार करते हो ना एक फाइट से, तो क्या होता है पता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 महीने बढ़ जाता है। अगर आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो 3 साल 6 महीने का हो गया। कमीनापन समझ में आ रहा है? 3 फाइट के हिसाब से एक्चुअली तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना नहीं चाहिए, पर अगर बढ़ना भी है तो 4 महीना होता ना, 1/3। 3 फाइट है यानी 4 महीने में एक फाइट होनी चाहिए, तो 4 महीने बढ़ना चाहिए, 6 महीने क्यों बढ़ रहा 50%, पर फिर भी बढ़ गया। पर अगर ऐसे में तो फाइटर मना करते रहेगा। मान लो कि मेरे को बोले कि फ्रांसिस नगानू से ही फाइट करना है तुमको, मैं तो बोलूंगा यार UFC एक घटिया फाइटर मेरे को हरा देगा, तुम फ्रांसिस नगानू की सब बात कर रहे हो, तो मैं मना करते जाऊंगा। और जब मैं मना करते जाऊंगा तो मेरा जो वो है वो बढ़ते जाएगा, 6 महीने 6 महीने 6 महीने बढ़ते जाएगा। और ऐसा होगा कि मैं सालों सालों तक UFC के लिए बंधुआ मजदूर बन के काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फिनिट टाइम पे बढ़ता जाएगा। पर फिर
2015-16 में यूएफसी के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट लॉ हुआ, एंटी ट्रस्ट केस हुआ। एंटी ट्रस्ट बोले तो सिंपल मैं बताता हूँ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है जैसे, वैसे ही अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ होते हैं। वो कहते हैं कि आप कंपटीशन से अगर अनफेयर तरीके से बिहेव करते हो तो फिर आप मोनोपोली बन जाते हो, जो कि यूएफसी है मेरी नज़र में। मोनोक्सोनोमी तो है ही कम से कम, मोनोपोली नहीं है। तो ऐसे में आप जो फाइटर को बंधुआ मजदूर बना रहे हो ना, वो लेबर राइट्स के खिलाफ है। आप ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो साला अनंत काल तक चलते रहें। ऐसे में कई बार ऐसा होगा ना, फाइटर नहीं ले रहा है तो वो बाहर ही नहीं आएगा। तो फिर 2017-18 में यूएफसी ने नया गेम चालू किया, वो सनसेट क्लॉज डालने लगा, यानी कि आप फाइट लो या ना लो 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 5 साल के बाद आप फ्री हो। अब उसमें हराम खोरी देखना, इनगानू के जाने के बाद हुई है। अब जो है अगर आप साइन करते हो ना, पहले क्या होता था, जिस दिन आपने साइन किया आपकी तारीख जो है ना उसी दिन से चालू हो जाती थी, पर अब वैसा नहीं हो रहा है। आप साइन करें, मान लो आप अभी साइन करते हो, अभी चल रहा है मई में आपने साइन किया, यूएफसी बोलेगा नहीं साइन जरूर कर दिया पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हराम खोरी देखना, जब कभी यूएफसी किसी को भी साइन करता है तो साइनिंग बोनस देता है, यानी कि पैसा उसको मिल रहा है, यानी कि एक्चुअली लीगली दे आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बट वो बोल रहे हैं कि हाँ वही अभी जो है ना, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो है चालू तब होगा जब तुम पहली फाइट करोगे। यानी कि अगर मैं मई 2023 में साइन करता हूं बट पहली फाइट में 2024 जनवरी में करता हूं, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2024 जनवरी से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? एक और कमीनापन जो साले WWE से सीख पे आए। WWE वर्ल्ड क्लास हरामखोर कंपनी है ना। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि वहाँ के फाइटर्स को शायद यहाँ से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बट फिर भी कमीनेपन में WWE पीछे नहीं है। विंस मैकमैन एक नंबर का सुअर का पिल्ला आदमी है। उसने क्या किया था कि अगर आप इंजर्ड होते हो ना तो वो अपने आपको कॉन्ट्रैक्ट से हटा देते हैं। यानी कि मान लो कि मैं 1 साल के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं 1 साल के लिए इंजर हो गया ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में गिनेंगे नहीं। यूएफसी में ऐसा नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट में गिनते थे। अब यूएफसी में वो गिनेंगे नहीं। यानी कि अगर आप 1 आध साल के लिए इंजर हो गए ना, तो आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है फाइट का ही फाइटर्स को अलाउ था कि 2 फाइट के लिए 3 फाइट के लिए भी यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट करता था। बट अब जो है वो शुरुआत में जो नए फाइटर्स आ रहे हैं ना, उनको मजबूर कर रहे हैं वो 5 फाइट 8 फाइट 9 फाइट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आप समझ रहे हैं? उनको क्या पता है यार कि भविष्य क्या होगा उनका, पर यूएफसी मजबूर कर रहा है। और क्योंकि यूएफसी इज द गेम इन द टाउन और कोई वो नहीं है, तो उनको वो करना पड़ रहा है। दोस्त, मैं ना ये इस वीडियो में कुछ बोलता नहीं एंड में। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैं जब फाइटर्स का पक्ष लेता हूँ, क्या जब मैं नेट डियाज का पक्ष लेता हूँ यूएफसी के खिलाफ तो कोई गलत काम करता हूँ क्या जब मैं फ्रांसिस नगानू का पक्ष लेता हूँ यूएफसी के खिलाफ तो कोई मैं गलत काम करता हूँ क्या? जब मैं लियोन एडवर्ड्स का पक्ष लेता हूँ यूएफसी के खिलाफ तो क्या कोई गलत काम करता हूँ? और अल्जमेन स्टर्लिंग, जिसको जो भी मेरे को पसंद भी नहीं है, उसका कभी कभी पक्ष लेता हूँ यूएफसी के खिलाफ, तो क्या मैं कुछ गलत करता हूँ? हमें ये ध्यान रखना होगा। इंसान अलग होते हैं, कंपनियां अलग होती हैं। इंसान की चाहतें अलग अलग हो सकती है, पर कंपनी की इकलौती चाहत जो होती है वो आता है पैसा, प्रॉफिट, पाए। ठीक है, ओके। ये वीडियो लंबा हो गया, बट अगर कोई एंड तक देखा है तो ज़रूर बताना कि भाई मैं देखा हूँ, क्योंकि यार ये सब करने में मेहनत लगती है और फिर मेहनत का सही से फल नहीं मिलता तो थोड़ा बुरा लगता है। बट मैं कोई आपका दामाद नहीं हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतना वीडियो देखो। बट अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि मैं एंड तक देखा हूँ, और मैंने जो आपसे सवाल किया है कि क्या मैं कुछ गलत करता हूँ वो बताना। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये था इंडियन फाइट जंगी। लड़ेंगे, जीतेंगे।